हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर निकिता बेरवा यूजीसी नेट कॉमर्स। तो इससे पहले का वीडियो आपने देखा था, उसमें हमारे इम्पोर्टेंस हो गए थे और डेफिनेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। लेकिन इस लेसन में हम इसमें घटक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें व्यावसायिक पर्यावरण बिजनेस एनवायरनमेंट के दो घटक होते हैं। पहला है व्यापक पर्यावरणीय घटक और सेकंड है सूक्ष्म पर्यावरणीय घटक। ओके, सो पहला है व्यापक पर्यावरण घटक। इसके अंदर क्या क्या शामिल किए जाएंगे? तो मतलब व्यापक का मतलब बड़ा, ठीक है, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। व्यापक में पहला है आर्थिक घटक। आर्थिक घटक के अंदर कौन कौन से आते हैं? आर्थिक घटक आपने सुना होगा, आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली के अंदर पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, एंड समाजवादी प्रणाली और मिश्रित अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है। आर्थिक प्रणाली की बात कर रही हूँ मैं इसमें। तो आर्थिक प्रणाली में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी प्रणाली और मिश्रित अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? निजी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे अमेरिका में जो शामिल होती है, अमेरिका में क्या है, सब चीज़ें निजी है, प्राइवेट है, कुछ भी ना तो गवर्नमेंट है ना प्राइवेट है, सब जगह वहाँ पर सिर्फ प्राइवेट ही प्राइवेट है, हर काम प्राइवेट है वहाँ पर। एंड समाजवादी प्रणाली कहाँ है? चीन में है। चीन में समाजवादी प्रणाली है, वहाँ पर सरकार के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? अपने भारत के अंदर है, जहाँ पर प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। अब लोग गवर्नमेंट भी जॉब भी करते हैं और प्राइवेट काम भी करते हैं, तो दोनों हैं। तो हमारे यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका के अंदर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन में है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आर्थिक संरचना। एक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से संरचना में कृषि या औद्योगिक हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सेवा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र से आता है। इसलिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा एक अर्थव्यवस्था का ढांचा निर्धारित करना है और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के विकास में सहायक है। इसलिए यहाँ पर आर्थिक संरचना ही इकोनॉमिक, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जीडीपी का बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है। यहाँ पर सेवा में हमें इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार की मतलब लोगों को सहायता दी जाए। जो भी पैसा आता है ना उससे, जिस कर से टैक्स वगैरह से आता है जो। आर्थिक नियोजन। प्रत्येक देश भविष्य की आर्थिक गतिविधियों की योजना बनाता है, जिससे उपलब्ध संसाधनों को इष्टतम तरीके से आवंटित किया जा सके। इन विकास योजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को बेहतर सुविधाएं और सरकार द्वारा निवेश के अधिक अवसर दिए जाते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों के आर्थिक संगठनों को अन्य क्षेत्रों के संगठनों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन अच्छी तरह से कर भविष्य में अच्छी तरह से लाभ प्राप्त किया जा सके, इसलिए आर्थिक नियोजन किया जाता है। आर्थिक नीतियाँ। इसमें आर्थिक नीतियों में वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार और विदेशी निवेश नीति आदि को शामिल किया जाता है। देश की आर्थिक स्थितियों के अनुसार यदि विस्तारित नीतियों का पालन या उपयोग किया जाता है तो यह स्थिति व्यापार के लिए सुविधाजनक है। आर्थिक नीतियाँ कौन कौन सी अपने देश की? वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार, विदेशी निवेश नीति आदि को शामिल किया जाता है। इन नीतियों पर काम किया जाता है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक विनिमय। व्यवसाय में अवैध या अनुचित व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रतिस्पर्धा कानून लागू किए गए हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज की निगरानी करने के लिए सेबी जैसा विनियामक निकाय भी है। ये निकाय कारोबारी वातावरण को सुरक्षित बनाता है और ग्राहक एवं आर्थिक संगठनों को धोखाधड़ी से बचाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसके बारे में, इस फेमा के बारे में और सेबी के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? नियंत्रण इकाई है। फेमा तो विदेशी विनिमय प्रबंधन नियंत्रण करता है, और सेबी जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां खोलती है ना, तो उन पर नियंत्रण करता है। आर्थिक वृद्धि और विकास। उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठनों के लिए एक बेहतर बाजार होगा, क्योंकि इस तरह की अर्थव्यवस्था से मांग अधिक होगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास के द्वारा अधिक से अधिक तकनीकी उन्नति और बेहतर मानव संसाधन व्यवसाय के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अन्य आर्थिक कारक जैसे यहाँ पर है बैंकिंग सुविधाएं, बीमा कवरेज, अच्छी तरह से विकसित पूंजी व धन बाजार और आर्थिक कामकाज में आसान अन्य आर्थिक कारक है जो व्यवसाय को सुगम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक गैर आर्थिक घटक, हमने आर्थिक घटक पढ़े थे जिसमें आर्थिक प्रणाली, आर्थिक संरचना, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक विनिमय और आर्थिक वृद्धि और विकास, अन्य आर्थिक कारक को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर गैर आर्थिक घटक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर है राजनीतिक घटक। राजनीतिक घटक भी क्या करते हैं?
आर्थिक घटक को प्रभावित करते हैं। ये भी व्यापक पर्यावरण घटक का एक भाग होता है, जिसमें राजनीतिक घटक की बहुत बड़ी मात्रा में मतलब इकोनॉमिक को प्रभावित करते हैं। आर्थिक घटक मतलब इकोनॉमिक, देश की अर्थव्यवस्था होती है ना, मतलब देश को किस प्रकार से चलाना है, उसको प्रभावित करता है राजनीतिक घटक। कानूनी घटक होते हैं। कानूनी घटक बहुत तरीके से नियम बनाकर, है ना, बहुत सी नियम नीतियाँ लागू कर देते हैं, जिसके कारण प्रभावित होते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक घटक, समाज में सही रहने के लिए समाज को भी बहुत सी तरीके से रखना पड़ता है। समाज में हर तरीके की संस्कृति का पालन करना पड़ता है, उसको सही से मतलब सही से धर्म, शिक्षा, लिंग पूर्वाग्रह आदि जैसे कारकों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। प्रौद्योगिकी तकनीकी घटक, आजकल बहुत ज़्यादा तकनीकी हो गई है, तो उस पर भी बहुत अनुकूलतम ध्यान देना आवश्यक होता है। प्राकृतिक घटक जैसे हैं बंदरगाह सुविधाएं, मिट्टी, समुद्र, नदियों, वर्षा आदि। इन स्थलाकृतिक कारकों को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत, और ये भी एक प्रभावित करने वाले साधन होते हैं। जनसांख्यिकी घटक, ये जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में संबंधित आर्थिक पर्यावरण का घटक है, जिसमें जनसंख्या के आकार, जीवन स्तर, विकास दर, आयु वर्ग की संरचना, पारिवारिक आकार, आय का स्तर आदि का वर्णन होता है। प्रत्येक आर्थिक इकाई को जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं का आकलन करके तदनुसार उत्पादन पर विचार करना चाहिए। तो जनसांख्यिकी घटक भी इसको प्रभावित करते हैं। तो मतलब इकोनॉमिक के अंतर्गत जैसे क्या-क्या है, गैर आर्थिक घटक जो अलग है, मतलब जो अलग तरीके से जो अन्य जो घटक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। जैसे राजनीतिक घटक आ गए, कानूनी घटक आ गया, सामाजिक सांस्कृतिक घटक आ गए, प्रौद्योगिकी तकनीकी घटक आ गए, प्राकृतिक घटक आ गए और जनसांख्यिकी घटक आते हैं। अब सूक्ष्म पर्यावरणीय घटक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आपको समझने में बहुत कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए बाय।